नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या ईरान जंग अब चीन और अमेरिका को आमने सामने ले आई है? तेल सप्लाई पर दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं। इस जुबानी जंग के बीच अमेरिकी नौसेना ने समंदर में ईरान की घेराबंदी कर दी। 8 ईरानी जहाजों को खदेड़ दिया गया है, जिससे सऊदी अरब की सांसें अटक गई हैं। क्या ट्रंप की एक जिद पूरी दुनिया को तबाह कर देगी? वहीं देश के भीतर संसद की तस्वीर बदलने वाली है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 होने जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे परिसीमन के खेल ने राज्यों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उधर बिहार में नीतीश युग खत्म और सम्राट युग की शुरुआत हो रही है और जम्मू कश्मीर के रामबन में गौरक्षकों के हमले ने सीएम उमर अब्दुल्ला को जंगल राज की चेतावनी देने पर मजबूर कर दिया है। तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं सत्य हिंदी का ये बुलेटिन। उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। पश्चिम एशिया संकट पर भिड़े अमेरिका चीन, तेल सप्लाई पर मचा घमासान। ईरान की समुद्री घेराबंदी, अमेरिकी नौसेना ने खदेड़े 8 ईरानी जहाज, बढ़ा तनाव। सऊदी अरब की ट्रंप को चेतावनी, घेराबंदी से भड़केगी आग, ईरान के पलटवार का डर। ट्रंप का दावा, जंग खत्म होने वाली। जेडी वेंस बोले ग्रैंड डील चाहते हैं ट्रंप। ईरान बोला अमेरिका की चालें बेनकाब करने के लिए करेंगे बातचीत। ट्रंप रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब शुरुआत तेल सप्लाई पर भिड़ रहे अमेरिका और चीन से करते हैं। दुनिया भर में तेल की सप्लाई और बढ़ती कीमतों को लेकर अब अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन पर तीखा हमला करते हुए उसे एक भरोसे के काबिल नहीं बताया। अमेरिका का आरोप है कि चीन जानबूझकर तेल का स्टॉक जमा कर रहा है और निर्यात रोक रहा है, लेकिन चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सारा ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया। चीनी दूतावास का कहना है कि दुनिया में तेल की किल्लत मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से है। चीन के मुताबिक सबसे जरूरी काम इस वक्त सैन्य ऑपरेशंस को तुरंत रोकना है। चीन का दावा है वो शांति के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांति बहाली के लिए एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला भी पेश किया, जिसमें उन्होंने देशों की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया। अब देखना होगा कि दोनों महाशक्तियों की ये तकरार दुनिया की अर्थव्यवस्था को किस मोड़ पर ले जाती है। समुद्र के रास्ते ईरान की घेराबंदी करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे 8 जहाजों को रोक दिया। अमेरिकी नौसेना के जवानों ने रेडियो के जरिए इन जहाजों के क्रू से संपर्क किया। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि वो तुरंत अपना रास्ता बदल लें और वापस लौट जाएं। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी जहाजों ने बिना किसी विरोध के आदेश मान लिया। अमेरिकी सैनिकों को इन जहाजों पर कब्जा करने या अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जहाज या तो ईरान के बंदरगाहों से निकल रहे थे या वहां जाने की कोशिश में थे। इस कार्रवाई से साफ है कि अमेरिका अब ईरान के समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। फिलहाल किसी भी जहाज ने इस आदेश को चुनौती नहीं दी और वो चुपचाप पीछे हट गए। अमेरिका ने ईरान के समुद्री रास्तों की जो घेराबंदी की है, उससे सऊदी अरब काफी परेशान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अब ट्रंप सरकार पर दबाव बना रहा है। रियाद चाहता है कि अमेरिका हॉर्मुज की खाड़ी से अपनी पाबंदी हटा ले। सऊदी अरब को डर है इस घेराबंदी से चिढ़कर ईरान और भी खतरनाक कदम उठा सकता है। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में लाल सागर का रास्ता बंद कर दिया तो सऊदी का तेल निर्यात ठप हो जाएगा। पिछले 6 हफ्तों की जंग में ईरान ने दिखा दिया है कि वो बड़े हमले करने की ताकत रखता है। खाड़ी देशों को लग रहा है कि उनकी तेल और गैस की पूरी रणनीति अब खतरे में है। उसे डर है कि ट्रंप की यह जिद पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। दूसरे दौर की वार्ता के लिए दोनों पक्षों की तैयारी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा यह जंग अब खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि ईरान अब बुरी तरह से डील करना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अभी पीछे हट जाए तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि फिलहाल अमेरिका का काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा और बहुत बड़ा और सकारात्मक हो सकता है। ट्रंप ने बातचीत के दूसरे दौर की संभावना को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी जोड़कर देखा। 11 अप्रैल की बातचीत को आयोजित करने के लिए मुनीर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा वो शानदार काम कर रहे हैं, इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है हम वहां दोबारा जाएं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटी मोटी डील नहीं करना चाहते।
ट्रंप का इरादा ईरान के साथ एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक ग्रैंड डील करने का है। वैंस के मुताबिक पिछले हफ्ते पाकिस्तान में हुई बातचीत के बाद उन्हें काफी उम्मीदें जगी हैं। उन्हें लगता है कि दशकों पुरानी दुश्मनी के बावजूद ईरान अब समझौता करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बनाए। साथ ही ईरान को आतंकवाद को बढ़ावा देना भी पूरी तरह बंद करना होगा। इसके बदले में अमेरिका चाहता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था सुधरे और वहां के लोग खुशहाल हों। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा। हालांकि ईरान का मानना है कि वॉशिंगटन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। ईरानी सांसद इस्माइल कोसारी ने कहा कि वो अमेरिका का असली चेहरा बेनकाब करना चाहते हैं। उनके मुताबिक ईरान अपनी लीडरशिप के मार्गदर्शन में हर चुनौती से निपटने की तैयारी में है। ईरान का दावा है कि अमेरिका जंग के मैदान में पूरी तरह हार चुका है। अब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए बातचीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और अच्छा काम करे, इसके लिए आपको सपोर्ट जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप करें। तो बुलेटिन में अब आगे देखिए। क्या लेबनान में खत्म होगी जंग? वॉशिंगटन में हुआ बड़ा फैसला। पीएम मोदी को ट्रंप का फोन, खाड़ी तनाव पर हुई चर्चा। रामबन कांड पर उमर अब्दुल्ला बोले नहीं चलेगा जंगल राज। बिहार में बदली सियासत, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम। ईरान के साथ सीजफायर और शांति वार्ता की खबरों के बीच लेबनान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दशकों के लंबे इंतजार के बाद इजराइल और लेबनान सीधी बातचीत के लिए तैयार हुए। मंगलवार को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने आमने सामने बैठकर भविष्य पर चर्चा की। इस ऐतिहासिक मुलाकात में अमेरिका ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अमेरिका को उम्मीद है कि इस बातचीत से एक व्यापक शांति समझौता हो सकेगा। इजराइल ने भी साफ किया कि वो पुराने मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर लेबनान ने तुरंत युद्ध रोकने और मानवीय संकट को खत्म करने की मांग की। अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि समझौता होने पर लेबनान को आर्थिक मदद भी मिलेगी। इस बातचीत के सफल होने से मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ सकती है। फिलहाल दोनों देश अगली बैठक के लिए समय और जगह तय करने पर सहमत हो गए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान पर यूरेनियम एनरिचमेंट की पाबंदी कितने समय की होगी, यह पूरी तरह राजनीतिक फैसला है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त सालों को लेकर खींचतान चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक परमाणु काम रोक दे, लेकिन ईरान इसके बदले सिर्फ 5 साल की पाबंदी लगाने का प्रस्ताव दे रहा है। ग्रोसी के मुताबिक तकनीकी से ज्यादा अब ये मामला दोनों देशों को आपसी सहमति पर टिका है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई बातचीत के दौरान ये पेच बुरी तरह फंस गया। अगर दोनों देश साल के इस अंतर को कम कर लेते हैं तो बड़ी डील मुमकिन है। ईरान से दूसरे दौर की वार्ता की चर्चाओं के बीच पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच खाड़ी क्षेत्र पर चल रहे भारी तनाव पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बातचीत का मुख्य मुद्दा हॉर्मुज़ की खाड़ी को सुरक्षित और खुला रखना था। ये फोन कॉल तब आई जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया। जम्मू कश्मीर के रामबन में गौरक्षकों के हमले के डर से नाले में कूदा युवक लापता है। अब मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रामबन में 30 साल का तनवीर अहमद नाम का युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। आरोप है कि रविवार को कुछ गौरक्षकों ने उसका गाड़ी से पीछा किया था। हमलावरों ने तनवीर पर पत्थरों से हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा। जान बचाने के लिए तनवीर सड़क किनारे एक नाले में कूद गया और तब से गायब है। इस घटना पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इसे जंगल राज बताते हुए कहा कि प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उमर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मुख्यमंत्री का कहना है कि धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों की जगह जेल में है। फिलहाल मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बना दी है। गुस्साए लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया था। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हो गया है। करीब 20 सालों तक सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और विदा ले ली। नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में काम करेंगे।
उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को नया नेतृत्व यानी नया नेता चुना गया है। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। आज यानी 15 अप्रैल को वो राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ से पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए सबको धन्यवाद कहा। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। संसद की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है, लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। महिला आरक्षण पर कार्यकर्ताओं का मोर्चा, परिसीमन ना बनाए बहाना। परिसीमन बिल से टेंशन, कई राज्यों की सीटें घट सकती हैं। कांग्रेस बोली महिला आरक्षण के साथ सीटों का खेल बर्दाश्त नहीं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश की संसद की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है। सरकार एक नया संविधान संशोधन बिल लेकर आई है। इसके तहत लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 किया जाएगा। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सके। नए बिल के मुताबिक राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सांसद चुने जाएंगे। इसी तरह राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें जो रोटेशन के आधार पर बदली जाएंगी। ये पूरा बदलाव अगली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल 2027 की जनगणना का काम पूरे देश में जारी है। सरकार का लक्ष्य 2029 के चुनाव से पहले इसे पूरी तरह लागू करना है। दिल्ली में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को इसी वक्त और तुरंत लागू करना चाहिए। सरकार को इसके लिए परिसीमन यानी सीटों की संख्या बढ़ाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल को गुप्त तरीके से ला रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी बिल को मसौदा जनता के सामने नहीं रखा गया है। लोगों को अंधेरे में रखना लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। कार्यकर्ताओं को डर है कि सरकार परिसीमन के अपने राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण का इस्तेमाल कर रही है। उनका मानना है कि महिलाओं को हक देने के लिए किसी नई शर्त की जरूरत नहीं है। 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं है। इसलिए अब देश भर के सामाजिक संगठन सरकार से पारदर्शिता और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देश में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। केंद्र सरकार कल यानी 16 अप्रैल को संसद में 2 नए बिल पेश करने जा रही है। सरकार का कहना है कि इन बिलों से महिलाओं को 33% आरक्षण जल्दी मिलेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके बहाने राज्यों की सीटें बदलना चाहती है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे चोर दरवाजे से किया गया परिसीमन बताया है। दरअसल जिन राज्यों ने जनसंख्या को काबू में रखा है वहां सीटें कम हो सकती है, वहीं ज्यादा आबादी वाले राज्यों की संसद में ताकत बढ़ जाएगी। सरकार का तर्क है कि 1971 के बाद देश की आबादी काफी बदल चुकी है, इसीलिए नई जनगणना के आधार पर सीटों का दोबारा बंटवारा करना जरूरी हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन सीटों का खेल बर्दाश्त नहीं। अब देखना होगा कि कल संसद में इस मुद्दे पर कितनी गर्मा-गर्म बहस होती है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। मिलते हैं दोपहर 2 बजे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.